अभी हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री सीट 1 का 11 क्वेश्चन पर स्टडी करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है PbX2 lead डाइहैलाइड इज मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल होता है PbX4 से। तो इसमें सबसे पहले देखें कि Pb का इसमें नंबर 1 पॉइंट the valence electronic configuration of Pb is equal to 6s2 6p2। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रॉन 6s में होते हैं, वो एटम के न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं। दैट मीन्स 6s ऑर्बिटल इज मच पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के करीब होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का 6s पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, जिसके कारण 6s के दो इलेक्ट्रॉन जनरली केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी टेंडेंसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें 6s इलेक्ट्रॉन जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो केवल 6p के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिसके कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और यहां पर PbX2 का फॉर्मेशन करते हैं, जो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि PbX4 का फॉर्मेशन करने में 6s और 6p दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियस के काफी करीब होने के कारण, दैट मीन्स मच पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाता है जल्दी। इसलिए लेड केवल 6p2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड लाइक PbX2 अधिक स्टेबल होते हैं। यहां पर ध्यान देंगे कि स्टेबल के बदले इस एसिडिक वर्ड सेट में जोड़ा गया है, जो संभवतः गलत है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में इसी का लिखें। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू मच पेनिट्रेशन of 6s electrons towards the nucleus, 6s electrons have lesser tendency to take part in chemical combination, यही इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो 6s2 इलेक्ट्रॉन जनरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो 2 और 2 मीन्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो नहीं करेंगे। इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। Thus
It favors the formation of compounds like PbX2 as PbX2 in which the oxidation number of lead is +2. ठीक है, बट it does not generally so +4 oxidation state due to inert pair effect. ठीक है, इसी कारण से hence PbX2 is more stable than PbX4. ठीक है, अब नेक्स्ट आए कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी. व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी. और यहां पर कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट. लेड कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता है. तो इसके आंसर के लिए देखें कि कार्बन फैमिली में जो भी मेंबर हैं वो कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड. सबसे नीचे लेड है. तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इसका साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं. तो कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटेनेशन का एक एटम आपस में कंबाइन करके, ये देखिए आपस में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, छोटा साइज होगा तो ये इनमें सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ कंबाइन करने की टेंडेंसी अधिक होगी और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी अधिक होगा. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा. यही कारण है कि लेड कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता है जबकि कार्बन शो करता है. ठीक है, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में लिखें द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of atoms is called catenation property. ठीक है, यहीं पर लिख लें which decreases
which decreases down the group। किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। decreases down the group due to increase in एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने से, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ने से कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होती है। तो यहां देखिए लेड सबसे नीचे है, यही कारण है दैट्स वाई कार्बन सबसे ऊपर है और लेड सबसे नीचे है, तो इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, इसका सबसे बड़ा होगा। यही कारण है कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है जबकि लेड नहीं करता है। दैट्स व्हाई कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी while lead does not। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट टाइम ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को वैसे वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो फिसलने वाली हो। तो इसका ये इसलिए होता है, यहां पर देखें, सिंस ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, with weak van der Waals, forces of attraction। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिनके बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये आपस में फिसल सकता है। weak forces of attraction which makes graphite suitable to be used as lubricant। वेरी सिंपल। नेक्स्ट टाइम ये देखिए, ये तो आप लोग पढ़े हुए हो, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ए KMnO4, आप जानते हो इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब इन सबों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, दैट मीन्स, और आप जानते हो कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है जबकि ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहां आप भर दो और पोटेशियम के बदले +1, मैंगनीज का निकालना है तो +x, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 × 4 = 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये देखिए 8 और ये हो गया +1 + x - 8 = 0 और 1, इसको डायरेक्ट कर देना, x - 7 = 0 और x = +7।
ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं H2S2O7। यहां पर इसको देख लेते हैं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का होता है आपको 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 2 है, यहाँ x माने हैं तो ये 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन 7 है तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, चार्ज रहेगा 0, तो इट विल बी इक्वल टू 0। अब आप ये नर्सरी केजी वाला मैथमेटिक्स है, 2 प्लस 2x माइनस ये हो गया 14 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू प्लस 12, और x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू प्लस 6। ठीक है, ये निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज H2O2। H2O2 आप जानते हो ये एक्सेप्शनल यहां ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, जिसका स्ट्रक्चर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन का आप मान लो x मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 2x, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 2 1 जाओ 2, इधर आएगा -2, और x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर को आप यहां मान लो, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू -1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर, कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या होने चाहिए। वेरी सिंपल, फर्स्ट कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड फोर्थ वन इज ये हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के लिखे हैं ताकि दिमाग में रहे। आइए इसको लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, द कंपाउंड should be cyclic, planar with alternate single and double bond। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखें, टू फॉलो Huckel's rule of 4n plus 2 pi electrons, where n is equal to 0, 1, 2,
etc, that is positive integers, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, लेकिन यहां हम समझने के लिए एक एग्जांपल दिए देते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 3 into 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब यहां n के बदले हम 0 1 2 3 4 में कुछ भी डालें, तो जो रिजल्टिंग आउटपुट होगा दैट मस्ट बी 6i। तो आइए इसको चेक करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 into 1 plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, which is equal to 4 to 6 pi electrons, जो कि बेंजीन से बिल्कुल टैली करता है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसी एटम के जो बाहरी वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके बीच एनर्जी बहुत कम होती है, वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करके उतनी ही संख्या में सिमिलर एनर्जी शेप के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आइए इसको देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, द प्रोसेस of mixing of valence atomic orbitals of lesser energy difference to produce entirely new orbitals of equivalent energy and shape is called hybridization। ठीक है, और इसमें जो ऑर्बिटल्स निकलते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। लिख लें, द newly produced orbitals are called hybrid orbitals। with fixed bond angles। ठीक है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई। अब सेकंड आते हैं कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन।
अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ बस ये देखिए कि मीथेन में सभी दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, जिसके कारण दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेरे समझ से बात बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इससे आगे वाले जो सम्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।